Everyone. Namaste, everyone. This is Rajat Sharma, Senior Consultant, Maharishi Ayurveda. And I'm waiting for more people to join in so that they don't miss out. So आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो आज के हमारे टॉपिक है, वो है क्या गर्मियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पर क्वेश्चन एक्चुअली में ये होना चाहिए कि किस प्रकार से च्यवनप्राश खाना चाहिए, च्यवनप्राश है क्या और कितनी देर तक खाना चाहिए। हम इसके बारे में सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए जाएंगे। पर टॉपिक जो है डिस्कशन लास्ट में हमारा यही रहेगा कि क्या गर्मियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए। जी हाँ, च्यवनप्राश जो है गर्मियों में बिल्कुल खा सकते हैं। और उसको किस तरीके से खाना है, क्या है च्यवनप्राश की पूरी एक बार स्टोरी हम समझ लेते हैं, देन वी गो ऑन टू डिस्कस कि च्यवनप्राश को कैसे करना है। हम सब बहुत कॉमनली जानते हैं, हमारे देश में ये बहुत कॉमन वर्ड है कि सर्दियाँ आई हैं तो च्यवनप्राश खाना शुरू कर लें और ये आपके सेहत के लिए अच्छा है वगैरह वगैरह, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत हाफ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि च्यवनप्राश है क्या। इट्स बेसिकली आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट जो कि बहुत सारे हर्ब्स को कॉन्सेंट्रेट करके ब्लेंड करके बनाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी मच रिच इन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में। और इससे होता क्या है, इससे हमारे जो ओजस है, जो हमारे शरीर की लाइफ फोर्स है जो ड्रेन होती है, उसको रिस्टोर करते हैं। और इससे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटैलिटी और ऑफ कोर्स व्यवस्थापन जिसको बोलते हैं कि एजिंग का कोर्स है उसको रोकना, क्रोनोलॉजिकल नहीं बायोलॉजिकल। इस प्रकार से जो च्यवनप्राश के मेन जो बेनिफिट्स रहते हैं, और अराउंड 42 हर्ब्स से मिला करके ये च्यवनप्राश बनता है, जिसमें के जो सबसे मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, जो प्राइम इंग्रेडिएंट है, वो आंवला है, एंड विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और च्यवनप्राश की जो प्रेपरेशन होती है बहुत ही एक टीडियस प्रोसेस है और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, पर उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आंवला जिसमें विटामिन सी है उसको ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो उसका जो विटामिन सी है वो उबलने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो प्रिजर्व नहीं होगा और च्यवनप्राश बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। इसी प्रकार से च्यवनप्राश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हर्ब्स का जो है काढ़ा बनाया जाता है, कुछ हर्ब्स का पाउडर लिया जाता है, और बहुत सारा हनी लिया जाता है, बहुत सारा घी लिया जाता है, बहुत सारी शुगर ली जाती है। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। पर नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, हम च्यवनप्राश शब्द का मतलब समझ लेते हैं। च्यवनप्राश जो है 2 शब्दों से बना है, विच इज च्यवन प्लस प्राश। च्यवन जो है एक ऋषि का नाम है और सिंबलाइज करता है डीजेनरेटिव चेंजेस को। च्यवन मतलब क्षय जिसमें हो रहा है, मतलब डाउन हिल जो जा रहा है, कैटाबॉलिक ज़्यादा इसमें इफेक्ट हो रहा है। और प्राश का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो कंजम्पशन के लिए सूटेबल होती है, जिसका प्राशन किया जाता है, जिसको खाया जाता है। च्यवन प्राश यानी जो घटती आयु है उसको प्राशन मतलब उसको फूड देना, उसको काय को जो क्षय में जा रही है, जो कैटाबॉलिज्म में जा रही है, उसको दोबारा से नए जैसा बनाना इज द नेम च्यवनप्राश सिग्निफाइज। और च्यवनप्राश जो है ये आज की फॉर्मुलेशन नहीं है कि अभी कुछ ऐसा कुछ वायरस फैल रहे हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों से हमारे पास जो है हमारे इंडियन आयुर्वेदिक पद्धति जो है उसमें ये बहुत 5000 सालों से करीब चलता आ रहा है।
और इसमें जो है बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, और हर इंडियन हाउस होल्ड का ये एक हम्बल परंतु ज़रूरी जो है एक उत्पाद जो है, एक प्रकार का आप कह लीजिए मित्र है, एक प्रकार से एक वैद्य है घर पर, या एक तरीके का सप्लीमेंट है जो आपको घरों में मिल जाता है। और सो मच सो कि जब लोग इसका सेवन कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज करते हैं, कुछ लोग मसाले रखते हैं और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हैं स्टोर की जाती हैं। बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। कमिंग बैक कि बेसिकली च्यवनप्राश का ओरिजिन कहाँ हुआ, यदि इसके बारे में समझेंगे तो इसका एक स्टोरी छोटी सी ये रही कि मैदानी इलाकों में बहुत लोग जो हैं वो बहुत बीमार होने लगे, और एक इस प्रकार का कोई सिंपल हल ढूंढा जाने लगा कि जिसको लेकर के बहुत सारी बीमारियों से जो लोग हैं वे बचते रहें। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ये कोई नई बात है कि इन्फेक्शंस फैल रहे हैं और इस प्रकार का जो एपिडेमिक्स हैं या पेंडेमिक्स हैं, इस प्रकार से चीज़ें फैल रही हैं। उस समय में भी होता था और हर समय में इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। तो वे लोग जो त्रस्त थे बहुत सारे बीमारियों से, वे अपने जो भी गाइड करते थे उस समय में, जैसे गुरु को बहुत महत्व और स्थान दिया जाता था, तो उनके पास जाते थे और फिर गुरु या ऋषि लोग जो हैं उनको फिर इस प्रकार के समाधान जो हैं वो सुझाए जाते थे उनके द्वारा। तो इसी में एक थे च्यवन ऋषि, और इसका जो उल्लेख है इवन महाभारत और इस प्रकार से बहुत सारे पुराणों में हमारे आता है कि किस प्रकार से अश्विनी कुमार ने जो है कि इस प्रकार की पॉली हर्बल यानी कि च्यवनप्राश जैसी कोई जो मिक्सचर है उसको उन्होंने बनाया। सो बेसिकली उन्होंने बनाया और च्यवन ऋषि जो हैं उसको खाकर च्यवनप्राश को खा करके बिल्कुल यंग हो गए, उनकी वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गई। और ऐसा कहीं कहा भी जाता है कि ये जो फॉर्मुलेशन है ये उनके फॉरेस्ट में जहाँ वे रहते थे च्यवन ऋषि, उसके पास एक धौसी नाम की एक बहुत छोटी सी कोई पहाड़ी थी, उसके पास नारनौल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इंडिया में इसका जो है फॉर्मूला जो है तैयार जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता था। और फिर च्यवन ऋषि ने जब इसको बनाया तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो है ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाया जिससे कि उनकी जो यौवन है, जो उनका जीवन है और जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे इम्प्रूव होती गई। सो इसी को लेकर के आज हम आगे चलते हैं। च्यवनप्राश में जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि अराउंड 42 हाउस यानी कि 42 जो करीब करीब औषधियां हैं उससे ये बनता है। So before I move forward, I can see a lot of questions here. Let me get to the questions. सुधीर सपरा जी, और वो पूछ रहे हैं काढ़ा भी बनाना सिखाएं। बिल्कुल सुधीर जी, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, दालचीनी, सौंठ, तुलसी और काली मिर्च थोड़ा थोड़ा इसको लेकर के आप मिक्स करें, पानी में उबालें और उसको ठंडा होने के बाद सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको सेवन कर लें। और जल्द ही हमारा जो है काढ़ा जो आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी आपके समक्ष जल्दी ही होगा। सो इसमें आप थोड़ा सा वेट करिए, टिल दैट टाइम आप खुद भी इसको बना सकते हैं एंड देन इट विल बी अवेलेबल। रोहिला जी पूछ रहे हैं कि जुकाम बना रहता है लेकिन नाक नहीं बहती, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, सिर दर्द, भारीपन और बना रहता है, पैरों में भी थकावट रहती है, इसके लिए उपचार पूछ रहे हैं। रोहिला जी वेरी सिंपल, आप प्राणधारा की स्टीम लीजिए रेगुलरली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, और फिर उसके बाद अणु तेल का हल्का सा 2-2 ड्रॉप जो है उसको नाक में डाल लें, जिससे कि जो भी कफ जो है बना हुआ है जिससे जुकाम बना रहता है वो क्लियर होता रहेगा
और डेफिनेटली आपके सिर में जो दर्द है, भारीपन है, ये जाने लगेगा, और जो पैरों में भी थकावट और ये सब भी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे जाने लगेंगी। जब वंस ये नाक वगैरह क्लियर हो जाता है तब आप च्यवनप्राश या फिर अमृत कलश का सेवन रेगुलरली करते रहें तो ये जुकाम वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रिवेंटिव भी बताना चाहूँगा कि ठंडा पानी, नारियल और बहुत ज़्यादा दही, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा ना लें। यदि बटर मिल्क या लस्सी का भी सेवन करते हैं उसमें कुछ मसालों का प्रयोग करें, और खाना भी पूरा भरपेट मत खाएं, थोड़ा कम खाएं, तो जो कफ जो है जो नाक को बंद करता है वो भी कम बनेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं आप उसमें करते रहें। सो नाउ कमिंग बैक टू च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अराउंड 42 हर्ब्स उसमें प्रयोग होती हैं, और इसकी एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अलग अलग तरीके से, यानी कि अवले फॉर्म में, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में बनाने के लिए 4 क्लासेस ऑफ हर्ब्स उसमें रहता है। जैसे दशमूल है, दशमूल itself is a very legendary collection of herbs in आयुर्वेदा, जिससे कि यदि हम कहें कि वात के रोग यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और बहुत इस प्रकार के रोग जो हैं जो किसी और चीज़ से ठीक नहीं होते, वो दशमूल और इनकी औषधियों से ज़रूर ठीक होते हैं। तो दशमूल इसमें डला हुआ है और क्वालिटी हर्ब्स डाली जाती हैं। फिर है चतुर्जात जो 4 एरोमेटिक प्लांट्स है, जो कि ये हर्ब्स को इतने स्ट्रॉन्गली उसका शरीर में लेकर के जाती हैं, फैलती हैं, ताकि इसके सेवन से हर सेल को, हर कोशिका को जो न्यूट्रिशन है वो पहुंच सके। और इसी प्रकार से तीसरा वर्ग है अष्टवर्ग, जो कि जिसमें जो औषधियां हैं वो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट हिमालय से ली जाती थी, और एक जनरल क्लास जिसको हम बोल सकते हैं दवाइयों का, तो इससे ये लिया जाता है। अब च्यवनप्राश के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे अष्टांग हृदय, चरक संहिता, शारिंद्र संहिता, बहुत सारे हमारे आयुर्वेद के ऐसे पुराने शास्त्र हैं जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, और बहुत सारे कंपनीज अलग अलग प्रकार से उसको बनाते हैं। बट व्हाट मैटर इज कि उसका क्वालिटी ऑफ हर्ब्स किस प्रकार से रहता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स डलते हैं, जैसे वासा है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, जितने भी नए प्रकार के वायरस और ये सब चीज़ें अभी पूरे संसार को जिसने पूरा इफेक्ट किया हुआ है, उसके लिए ये श्वास रोग में, यानी कि सांस की दिक्कत में जैसा हो जाता है, अभी नए उसमें वायरस में भी देखा गया है, बहुत इफेक्टिव रहता है। फिर इसमें बेल है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, हमारे जिसको कहते हैं कि स्पेशली आपने सुना होगा कि बेल का शरबत जो है वो गर्मियों में लिया जाता है। तो इससे क्या है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, थोड़ा ये लूज मोशन होने से बचाता है, अल्सर होने से बचाता है, और पेट को बचाता है, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इसके गुण रहते हैं। और इसमें जैसे वंशलोचन है, वंशलोचन अगेन वेरी 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 पावरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ च्यवनप्राश। इससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्पेशली लंग्स को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। एफ्रोडीजियक भी है, यानी कि शरीर में जो शुक्र है पूरी बॉडी में जो रहता है उसको भी ये असीम क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। फिर मैं थोड़ा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पुनर्नवा, जैसा कि नाम कह रहा है, पुनर्नवा यानी कि दोबारा से नए जैसा बनाना इज द वर्क ऑफ पुनर्नवा, तो वो भी इसमें डला हुआ है। तो जैसा च्यवनप्राश का हमने पहले डिस्कस किया था कि ये आपके व्यय को यानी एज को कम करता है और आपको नए जैसा बना देता है, इसी प्रकार से इसका काम रहता है, राइट। और फिर इसमें नागरमूथा है। हम कितने ही प्रकार के विष का सेवन करते हैं आज के टाइम में, फॉर एग्जांपल सब्जियों में, खाने में प्रिजर्वेटिव्स के बेस्ड खाना है, और बहुत सारा जिस प्रकार से हम इंडस्ट्रियलाइज नेशन होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं हमारे खाने में। तो इस अवस्था में नागरमूथा, मुस्ता इसको कॉमन लैंग्वेज में जिसमें कहा जाता है, तो ये हमारे लिवर को बचाता है, हमारे ब्लड को साफ करने में मदद करता है,
और इससे जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं बॉडी में वो भी कम हो जाती हैं। सो जस्ट किस प्रकार से ये एक बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन है, मैं आपको ये बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर SK भारद्वाज। सांस लेने में दिक्कत हो रही है भारद्वाज जी, एक तो खाना थोड़ा कम खाएं, गर्म पानी लें अदरक डाल करके, और दही का सेवन भी कम कर दें, और जितना भारी खाना है जैसे पनीर, छोले, राजमा, इसको अवॉइड करें। फिर हमारी एक दवा है एस्थोमैप, इसको शहद के साथ रेगुलरली लें सुबह शाम। इसके लेने के 2 हफ्ते बाद च्यवनप्राश का या अमृत कलश का भी सेवन शुरू करें, तथा अणु तेल, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अणु तेल को नाक में डालें 2-2 ड्रॉप्स, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। डायरेक्ट हवा, फैन की, AC की, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और बर्फ़ भी किसी प्रकार से सेवन ना करें, तो इस सांस में लेने वाली दिक्कत जो है आपकी कम हो जाएगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम को यहाँ पे मैसेज छोड़ दें, सो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या इसमें मिस्टर रोहिला की तरफ से, क्या इसमें चित्र खरीद की या आंवला की रसायन ले सकते हैं? सो आपका प्रश्न था रोहिला जी, जुकाम बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप उसमें। आई थिंक चित्र खरीद की ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा इसमें, परंतु प्राणधारा की स्टीम और अणु तेल लोकली काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा, और चित्र खरीद की भी यदि लंबा जुकाम है तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इसमें। थैंक यू। सो नाउ आई विल कम बैक। मैं जहाँ अभी च्यवनप्राश की हर्ब्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, फिर आता है पुष्कर मूल, यानी कि इनुला रेसमोसा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो लंग्स को श्वास लेने में, सांस लेने में मदद करता है। खांसी में, एस्थमा में, या फिर साइड में पेन जब होता है, स्पेशली नए वायरस जो आजकल आ रहे हैं उसमें ऐसा देखा गया कि लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये पुष्कर मूल जो च्यवनप्राश में डला हुआ है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर इसमें नाग केसर है, वो भी जो स्वेलिंग है बॉडी में, टॉक्सिन्स को कम करता है। उसी प्रकार से कमल है इसमें, यानी कि नील कमल डला हुआ है, जो बहुत ही शीतल जो प्रॉपर्टीज़ है इसको प्रदान करता है। उसी प्रकार से इसमें सिंघाड़ा या काकड़ श्रृंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें फिर रक्तचंदन है, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के विष जो हैं स्पेशली लंग्स में और ब्लड में जो हैं उसको साफ़ करने में मदद करता है, और बाय नेचर शीतल होता है, तो वो भी इसमें आपको बहुत हेल्प करता है। इसी प्रकार से इसमें गिलोय है, जो कि बुखार को कम करेगी। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बुखार है और इस प्रकार से कंप्लेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा आपको। फिर ये लिवर को भी जो है बचाती है। ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया ये एक टॉनिक माना जाता है, और इन जनरल इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट करता है, और लिवर का तो प्रोटेक्टिव ये है ही है। और फिर इसमें गोक्षुर है, जो कि साथ जिसमें शरीर से जितना भी पित्त है या फिर बहुत जो इन्फ्लेमेशन करने वाली चीज़ें हैं उसको पेशाब के रास्ते या यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है और पूरे शरीर को बहुत बल देता है। फिर इसमें द्राक्षा है। द्राक्षा अगेन ठंडी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है बॉडी को, और जो जिन लोगों को बहुत थकावट बनी रहती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको किस तरीके से इस फॉर्मूला में यूज़ किया गया है, तो आप जब च्यवनप्राश जैसी चीज़ें हैं इनको सेवन करके देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसमें घी है, विच इज़ नेचुरली अगेन बहुत ठंडी तासीर का होता है। हनी है, जो भी पित्त को भी कम करता है। और बहुत लोगों को कम पता होगा, ये जो शर्करा है, जो शक्कर है, यदि वो प्रॉपर केस में यूज़ की जाए तो वो भी ठंडी तासीर की होती है, और इस च्यवनप्राश में बहुत मात्रा में उसको प्रयोग में किया जाता है।
फिर इसमें शतावरी है जो वात और पित्त को कम करके शरीर को बहुत ज़्यादा बल देती है और पूरे कोशिकाओं को रस से भर देती है। सो इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो हैं यूज होती हैं। एंड देन कमिंग बैक टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं आंवला। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है च्यवनप्राश में, और इसकी वजह से जो च्यवनप्राश की तासीर है वो गर्मी ना करके बिल्कुल बैलेंस्ड मात्रा में रहता है। जैसा कि अब हमारा टॉपिक था, आज का जो प्रश्न था कि क्या जब गर्मियों में च्यवनप्राश खा सकते हैं, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, सारे हर्ब्स, घी, शक्कर, मधु यानी कि हनी और आंवला जैसे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरे फॉर्मुलेशन को बैलेंस बनाती हैं और गर्मियों में कोई इसको लेने से परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार आप च्यवनप्राश का झिझक या विदाउट एनी डाउट आप इसको सेवन कर सकते हैं। पर इसको सेवन करना कैसे है? इसको सेवन जो है बिल्कुल ऐसे चाट करके थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि च्यवनप्राश ये एक पेस्ट के फॉर्म में है, थोड़ा सा काले रंग का है और शुगर होने की वजह से और उसकी वजह से काफ़ी टेस्टी भी रहता है। सो आप च्यवनप्राश का सेवन इस प्रकार से कर सकते हैं, विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन सी एंड बिल्ड्स अप योर इम्यूनिटी इन अ वेरी वेरी बिग वे। सो इस प्रकार से आप च्यवनप्राश का सेवन करते रहें, आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। और स्पेशली जैसा कि हम महर्षि आयुर्वेद में च्यवनप्राश को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग शास्त्र में जो लिखी हुई विधि है उस प्रकार से ना बना करके मॉडर्नाइजेशन के तरीके से उसको बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हर्ब्स की एक गुणवत्ता है वो निकल जाती है। बट विद महर्षि आयुर्वेदा हम लोग यहाँ पर ये ऑल्दो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हम लोग इसको बहुत समय दे करके और बहुत ही केयरफुली उसको बनाया जाता है कि आंवला किस टेम्परेचर तक उबाला जाए कि उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय ना हो और वो पेस्ट फॉर्म में इस प्रकार से प्रिजर्व हो कि आपको पूरा उससे जो है न्यूट्रिशन मिलता रहे। सो इसमें मैं आपसे यही अब कहना चाहूँगा कि यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की गर्मी च्यवनप्राश के समय पर लेते हुए हो, तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दही का सेवन इस समय पर कम करें। देन वी हैव आई विल कट यू इन बिटवीन, हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है माधवी कालिया की तरफ से। इनको थ्रोट पेन रहता है और चिल्ड्रन को कफ भी बहुत जल्दी हो जाता है और च्यवनप्राश, थैंक यू मैम, ये आपको डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। पर इसमें साथ में आप हल्दी और सेंधा नमक के जो गरारे हैं उसको रेगुलरली सुबह शाम करें। कंठ सुधा, कासनी कंठ सुधा का भी प्रयोग करें तो आपको ये थ्रोट में पेन और ये सब दिक्कतें बिल्कुल कम होंगी। रेगुलर च्यवनप्राश खाता रहें तो ये जो इन्फेक्शंस जो बार बार होते हैं ये नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, और आप हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट में आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको जिस भी प्रकार के और इसमें क्वेश्चंस होंगे और आगे जो भी कर पाएंगे उसको ज़रूर हम करेंगे। So then we have a question from प्रिया यादव जी, और इनके गले में टॉन्सिल्स पर वाइट छाले होते हैं और कभी कभी 2-2 महीने भी नहीं जाते हैं। सो प्रिया जी, इसमें यही है कि एक तो ऐसा लग रहा है कि आपको आम बहुत बनता है, तो आप हैवी टू डाइजेस्ट जो मील है उसको कम करें। गर्म पानी का सेवन, अभी तो गर्मियाँ हैं, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर का सेवन बार बार करते रहें। और जैसा हमने बताया अभी, हल्दी और सेंधा नमक के गरारे भी और मुंह में भी उसको इस प्रकार से प्रक्षालन करते रहें। लौंग का तेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो इससे रेगुलरली जो है आपको
काफ़ी बेनिफिट आएगा। और कासनी कर्णसुधा भी आप इसमें प्रयोग करें, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें। देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सुनील श्रीवास्तव। पिछले 10 साल से हाइपोथायराइडिज्म है और 100 माइक्रोग्राम्स के करीब थायरॉक्स इनका चल रहा है और मंजिल चढ़ने पर भी सांस फूलने लगता है। सुनील जी, सबसे पहले तो आप योग करें, योग से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं इसके थायराइड में जो अगर बैक कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत स्ट्रेस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इन्वॉल्व रहता है। दूसरे, कहीं ना कहीं डाइट में बहुत सारी कमियां रहती हैं हमारी, जिसके वजह से ये होता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप योग और प्राणायाम शुरू करें, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी। दूसरे, आप आरोग्यवर्धनी वटी और कांचनार गुग्गुल और त्रिफला, इसका सेवन रेगुलरली करें। आपको डेफिनेटली सांस फूलने में और इन सब चीज़ों में कमी आएगी। और थायराइड जब स्ट्रेस नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो अपने आप अच्छे से काम करने लगेगा। देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम कृष्णा जी एंड शी इज अ CKD पेशेंट। कैन आई टेक च्यवनप्राश? यस, यू कैन टेक च्यवनप्राश, बट इन वेरी मेजर्ड क्वांटिटीज। थोड़ा थोड़ा आप उसको चाट करके लें। और इफ आई मे ऐड टू दिस कृष्णा जी, वी हैव हैड मेनी पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स थे। तो अमृत कलश जो है शुगर फ्री MAK4 एंड MAK5 जो है रेगुलरली दे करके देखा गया, तो उनके किडनी के जो हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो आई वुड सजेस्ट आप अमृत कलश का सेवन उसमें करें और आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी। प्लस साथ में भूमि आंवला चूर्ण फाइलेंथस निरूरी का भी आप सेवन करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बट आई वुड लाइक टू नो कि आपके रिपोर्ट्स कैसे हैं, सीरम क्रेटिनिन कैसा है, यूरिया कैसे है, और इस तरीके की चीज़ें जितनी भी रहेंगी। इफ़ यू कैन गेट इन टच विद माई टीम, देन we can discuss it further and try to dig deep ki what is the problem there and then how to manage this. So yeah. So Mr. Anuj is asking, please explain more about synthetic Vanshlochan and natural Vanshlochan. Thank you, Anuj. We were just about to discuss this thing also. So बहुत सारे कंपनीज हैं जो वंशलोचन यानी बैम्बू से आता है, ये निर्यास है उसका एक्सट्रैक्ट है। और बहुत सारे कंपनीज जो हैं उसको सिंथेटिक फॉर्म में लेते हैं जस्ट टू गिव इट अ फिलर इन देयर प्रोडक्ट्स। बट जबकि वो दूर दूर तक भी नेचुरल वंशलोचन के करीब में नहीं आता है। नेचुरल जो वंशलोचन है दैट मे इवन टच 3000 रुपीज पर किलोग्राम, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स अगो। सो आज के टाइम पे शायद उससे भी ज़्यादा वो महंगा हो, परंतु वो महंगा वो अपने गुणों की वजह से है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये आपके लंग्स को और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो सॉरी, देयर इज़ अ टेक्निकल स्नैग हियर, देन आई वुड लाइक टू be sorry about it, and there is some technical snag here. I hope I'm available online, and if you can hear me, if you can hear me, can somebody write into the chat area if I'm audible and live? Please bear with me for a few minutes. I think we are having some technical snag here. Yeah, so coming back to the question, so natural Vanshlochan or
सिंथेटिक वंशलोचन में हमने जैसे आपको डिफरेंस बताया कि वो उस प्रकार से इफेक्टिव नहीं होता है, और हमारे यहाँ नेचुरल वंशलोचन को बहुत डिलीजेंटली जो है उसको प्रोक्योर किया जाता है और सही तरीके से उसको यूज़ में लाया जाता है, और बाकी मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं. So, and then there is another question from Madhvi Kalia ji. Best time for taking. So morning, evening, of course. जैसे आप सुबह उठ करके थोड़ा गर्म पानी का सेवन कर लें, और फिर जो आपने बाउल मूवमेंट्स क्लियर होने के बाद, थोड़ा लाइट फील होने के बाद इसको च्यवनप्राश को लें और धीरे धीरे उसको चाट करके आप उसका प्रयोग करें, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन. आई एम प्रेज्यूमिंग कि नेजल एलर्जी के लिए आप पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन, तो आप इसमें व्योषादि वटी ले सकते हैं, और एस्टोमैप ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगा. एंड देन यू कैन ऑलवेज टेक सॉल्ट और ड्राई जिंजर पाउडर विद इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर, और उसको थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जो है सेवन करें खाली पेट. That will be really good for your allergy things. So thank you, people. So here is all the descriptions about Chyawanprash. But in the end, I would like to again reiterate. दोबारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि च्यवनप्राश जो है वो तीनों दोष, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है, और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की इस प्रकार से उस अवले में कंसंट्रेशन होती है कि जब आप उसको जैसे ही जीभ पे रखते हैं तो एक प्रकार का इंटेलिजेंस जो है वो बनने लगता है ब्रेन से जीभ तक, और फिर उसके बाद स्टमक को सिग्नल चले जाते हैं कि इस पेस्ट जो है आने वाला है, और बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है च्यवनप्राश को डाइजेस्ट करने में. नाउ कमिंग बैक, कि यदि फिर भी आपको गर्मियों में च्यवनप्राश लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जो है उस समय पर दही का सेवन कम कर दें, मसालों का सेवन कम कर दें, खूब पानी पिएं, नारियल पानी भी ले सकते हैं. तो इस प्रकार से चीज़ जो है आप इसको च्यवनप्राश को बिना किसी डाउट के सेवन करते रहें, और आपकी इम्यूनिटी में कोई बाधा नहीं आएगी. एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन, चित्र खरीद की कैसे लें. इसको आप सुबह शाम एक एक चम्मच ले लें खाली पेट, पेट साफ होने के बाद, और फिर उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के उसका सेवन कर लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ बने रहने के लिए. और यदि आपको च्यवनप्राश के बारे में कुछ भी और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं माइंड में, प्लीज़ गेट इन टच विद माय टीम, और हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे. एंड नेचुरली सी च्यवनप्राश की एक और मैं आपको बात कहूँगा कि बहुत लोग विटामिन सी और इस प्रकार की गोलियाँ जो हैं जो इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी जो लेते हैं, उसमें पूरा जो शरीर को फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाता. जैसा हमने पहले सेशन में बोला था कि च्यवनप्राश जो है इसमें 4 टाइप ऑफ क्लास ऑफ हर्ब्स रहते हैं, कुछ बल देने वाले होते हैं. सिंस जो हाई पोटेंसी वाले हर्ब्स हैं उसको अपने जगह से पेट से लेकर के हर कोशिका या सेल तक पहुंचाने के लिए भी उसमें अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स रहता है च्यवनप्राश में, जो जैसे कि तेज पत्र है और दालचीनी है. इस प्रकार की चीज़ें जो है, हनी जो है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, उससे पूर्ण न्यूट्रिशन जो है पूरे शरीर को मिलता है. तो आप च्यवनप्राश का सेवन करते रहें रेगुलरली, स्पेशली जब वायरस और बैक्टीरिया सीजन देख करके इफेक्ट नहीं करते, तो उसमें हमें अपने आप की तैयारी जो है उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए. च्यवनप्राश और अमृत कलश या इस प्रकार के रसायन रेगुलरली सेवन करते रहें. खाना और पीना, आहार विहार बिल्कुल सही तरीके से आप करें तो आपको पूर्ण उसमें लाभ होगा. थैंक यू वेरी मच. और कोई और प्रश्न आपके आते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, और महर्षि आयुर्वेद आपका एक नॉलेज पार्टनर है और आपको सदैव
उसमें हम सही जो राह है बिल्कुल आपको सजेस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।